हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर ओ ए आर ओ में 25 से 30 नंबर कैसे स्कोर किए जा सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि आर ओ ए आर ओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है। कुछ एस्पिरेंट्स की तैयारी पहले से चल रही होगी और जिन्होंने अभी शुरू नहीं करी है तो उनके लिए भी ज़्यादा देर हुई नहीं है। जैसा कि एक अच्छा कमांडर युद्ध में जाने से पहले उसके नियम और अपने दुश्मन के बारे में सारी जानकारी पहले से ही जुटा लेता है, ठीक वैसे ही हमें भी आर ओ के एग्ज़ाम में करना है। इस एग्ज़ाम में उतरने से पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान पहले से ही रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि इसका डिटेल सिलेबस, ताकि हम ज़रूरत भर का पढ़ें और फालतू चीज़ें पढ़कर अपना समय बर्बाद ना करें। और दूसरी बात, PYQ का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम देख पाएँ कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली में फ्रेम कैसे हो रहा है। तो चलिए पहले सिलेबस को देखते हैं। आइए देखते हैं आर ओ एरो प्री का जो जीएस का सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि हिस्ट्री का ही पार्ट है, इंडियन पॉलिटी, इकॉनमी, कल्चर जो कि फिर से हिस्ट्री का पार्ट है, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नेचुरल रिसोर्सेज हम देखेंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से बेसिकली लोकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि जैसे ब्लैक सी है तो क्वेश्चन पूछ लेगा ब्लैक सी से बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्रीज़, मेडिटेरेनियन सी, या फिर कोई भी करंट अफेयर में लोकेशन अगर न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड सवाल। अगला पॉइंट क्या है कि पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ये भी किस कॉन्टेक्स्ट में? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट में इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड से सवाल हैं। जर्नल साइंस, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, और यूपी स्पेशल, एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ व्हाट? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में इसको कंबाइंड रूप से हम कह देते हैं यूपी स्पेशल। आगे देखते हैं। अब तक हमने क्या किया? पहले हमने सिलेबस तो देख लिया। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सिलेबस पे डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो सिलेबस को डिकोड करते हुए बना दूंगा। अब हम देख लेते हैं PYQ का एनालिसिस कि कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर से 21 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्योर फैक्चुअल होते हैं। हिस्ट्री से आपके 25 से 34 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट और आर्ट एंड कल्चर इन्वॉल्व है। इंडियन पॉलिटी से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले RO के एग्ज़ाम में। ज्योग्राफी से 24 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से आपके 15 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल स्टडी से 3 से 5 क्वेश्चन, जर्नल साइंस से 10 क्वेश्चन, ये वेरी करते हैं, 10 से 15 भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 18 भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से आपके 8 से 10 क्वेश्चंस आने ही आने हैं और रीजनिंग से भी 10 से 12 क्वेश्चन आने ही आने हैं और इनका लेवल बहुत ही बेसिक रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। ऑल्दो जो पैटर्न जिस हिसाब से चेंज हो रहा तो अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बस इतना मान सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे थोड़ा ही आगे जाएगा लेवल, बहुत ज़्यादा आगे नहीं चला जाएगा। और जो स्टेट PCS और आपके ये RO और ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनको स्टेट कंडक्ट करवाता है उसमें लमसम 40 से 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। या तो वो क्वेश्चन पूरा रिपीट हो सकता है या फिर वो कॉन्सेप्ट, वो थीम रिपीट हो रही है। अगर आप कहोगे तो मैं इस पे एक स्पेशलाइज्ड वीडियो बना दूंगा, आपको कंपेयर करके दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो जज कर पाने पे कि तुम्हारे लिए कौन से क्वेश्चंस या कौन से थीम्स, कौन से कॉन्सेप्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पिछले वाले में देखते हैं 2020 में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 12 से 14 क्वेश्चन, इससे अगले वाले में कितने थे? 34 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे 12 से 14। लेकिन यहाँ देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट में फिर से 12 से 14 और फिर कल्चर में भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। तो अगर हम अनुमान लगाते ही हैं मिनिमम का तो ये 30 क्वेश्चन आपके
बैठ जाते हैं हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री से, और ये प्योर फैक्ट बेस पे होते हैं। आप अगर 30 तो कोई भी पूरे नहीं कर पाएगा, हिस्ट्री है, ऑल दो सबको तो याद रहेगी ही नहीं ना। 24 भी कर लेते हैं तो काम चल जाएगा, जिसमें से आपके लगभग अगर PYQ का कायदे से अगर आप एनालाइज करें तो इन 24 में से भी 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, और बाकी क्वेश्चंस जब आप टैकल करेंगे तो वो भी हो जाएंगे। जनरल साइंस से आपके 18 से 20 क्वेश्चन थे। पॉपुलेशन, इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन से आपके 8 से 10 क्वेश्चन थे। पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर से आपके 15 से 16 क्वेश्चन थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी 20 से 22 क्वेश्चन, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी में ज़्यादातर, या फिर पर्वत, पहाड़, नदियाँ, इस टाइप के होते हैं। एक वीडियो मैं डेडिकेटेड बना दूंगा कि कौन कौन से इनमें से भी कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल आते हैं या कौन से टॉपिक स्टेट PCS के फेवरेट हैं। जर्नल इंटेलिजेंस और लॉजिकल रीजनिंग के लगभग 14 से 15 सवाल थे। करंट अफेयर के 24 से 25 क्वेश्चन, ये कॉन्स्टेंट रहते हैं, इतने आने ही आने। यूपी स्पेशल से आपके 18 से 20 क्वेश्चन। इस तरीके से 140 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट से, GS वाले पार्ट से आते हैं, और आपके 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का आपका सेकंड एग्ज़ाम होता है प्री में। और जो कट ऑफ जा रही हैं वो लमसम जा रही हैं आपकी 125 से 135 के बीच में, मान के चलिए कि जाएंगी। 6 से 7 सवाल तो ये गलत भी देते हैं। इसके ऊपर भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैं कट ऑफ का एनालिसिस करके अगर आपको जानना हो तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बन जाएगी सेपरेट। अभी जो हमारी कमिटमेंट थी वो क्या थी कि आपके 25 से 30 नंबर जो हैं वो आ जाएं। वो कैसे आएंगे देखिए, 25 से लमसम 34 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आ ही आ रहे हैं। अगर हम ये भी मान के चलें कि मिनिमम चलिए 25 क्वेश्चन आए, तो उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए, ठीक है, जिससे कि आपके इतने नंबर जो हैं वो आप आसानी से ला पाओ। आसानी से तो खैर नहीं कहेंगे, आपको फैक्ट रटने ही रटने पड़ेंगे, बट मैं क्या करवाऊंगा कि सबसे पहले आपका करवाऊंगा PYQ एनालिसिस। देखिए, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने का जो बेसिक फंडामेंटल होता है 20-80% का, 20-80 रूल कहते हैं इसको, ठीक है, कि वो 20% चीज़ें जो पेपर में 80% ऑफ टाइम पूछी जा रही हैं, इन्हें ख़त्म करने में आपका एक तो टाइम कम लगेगा और एनर्जी कम लगेगी। और ये कैसा आउटपुट दे रही है, मैक्सिमम आउटपुट यही 20% चीज़ें दे रही हैं। तो PYQ का जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम वो 20% सिलेबस आपका फ़िल्टर आउट कर लेंगे कि इनसे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा। रेस्ट हमें या तो हम बाद में करेंगे, जिस हिसाब से हमारे पास टाइम की कमी है, या तो हम बाद में करेंगे, उनको पढ़ के चले जाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, ठीक है। लेकिन ये 20% यहाँ से हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये कैसे आप पता लगा पाएंगे, PYQ का एनालिसिस करके। तो अभी जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ वो PYQ के एनालिसिस की सीरीज़ है, जिसमें आपको सारे PYQs कराए जाएंगे। ये वीडियो पर्टिकुलरली हिस्ट्री के PYQ को डेडिकेटेड होगी, जिसमें हम हिस्ट्री के पिछले वर्षों में आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप स्ट्रेटजी पे भी एक वीडियो चाहते हैं डेडिकेटेड तो मैं वो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ मेंशन कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ड्यूरिंग हिज एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्योर फैक्चुअल है। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली UPSC और स्टेट PCS वाले लोग इतना ध्यान देते नहीं हैं इन क्वेश्चन पे, बट जो आपके RO ARO या फिर इससे लोअर क्लास के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपके B और C ग्रेड के होते हैं, उनमें ऐसा ही प्योर फैक्ट पूछा जाता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये आप रिपीटेडली पढ़ के PYQ का एनालिसिस कर करके ये अंदाज़ा लगा पाएंगे, सिलेबस से फिल्टर आउट कर पाएंगे कि कौन सा फैक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, अटेम्प्ट कीजिए। आगे हम आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है C, दौलत खान। तो क्या हुआ था कि दौलत खान जो थे वो सूबेदार थे आपके। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार, तो ये पंजाब रीजन के आपके सूबेदार थे दौलत खान। उस टाइम पे शासन चल रहा था आपका इब्राहिम लोदी का।
इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था। दौलत खान जो सूबेदार थे उन्होंने बाबर से कहा कि भाई साहब आप आइए, आप आक्रमण कीजिए इब्राहिम लोदी के पास। दौलत खान साहब क्या सोच रहे थे? ये सोच रहे थे महाराज कि बाबर जो है वो तैमूर की तरह आएगा, ठीक है, लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा। तो इन्होंने ये सोच के बाबर को निमंत्रण भेज दिया कि आप आ जाइए। और इसमें इनका पर्सनल फ़ायदा क्या था? इनका पर्सनल फ़ायदा ये था कि ये सोच रहे थे कि बाबर आके इब्राहिम लोदी से आपका युद्ध करेगा, इन दोनों की बजेगी घमासान लड़ाई। और इब्राहिम लोदी क्या है, जीते तो भी कमज़ोर हो जाएगा, हारेगा तो भी कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इब्राहिम लोदी पे कर दूंगा हमला, उसके बाद मैं ये एरिया जो है वो कब्जा लूँगा। ये सोच थी दौलत खान साहब की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तीनों गोल में सम्मेलनों में ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने पार्टिसिपेट किया था? ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। या तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ऑल्दो इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनके ईयर पूछ लेगा कि कौन कौन से ईयर में हुए थे। इस टाइप से ये क्वेश्चन फ्रेम करता। जैसे कि देखेंगे इसका आंसर तो सी है। जो भीमराव अंबेडकर साहब थे हमारे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। और एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इन्होंने भी सेकंड गोल सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ विच रूलर? मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं। अशोक का पूछ लेंगे, चंद्रगुप्त का पूछ लेंगे, ठीक है, कहाँ पे कौन सा लौह स्तंभ है, या फिर कहाँ पे कौन सा स्तंभ है, या कौन से स्तंभ को कहाँ से लाया गया है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फैक्ट है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है डी, कुमारगुप्त। मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। मंदसौर में प्रशस्ति की रचना कवि वसभ ने की थी। मंदसौर अभिलेख में ही क्या सूर्य पूजा का वर्णन किया गया? ऐसा ही पूछ सकता है कि सूर्य पूजा का वर्णन कौन से अभिलेख में किया गया। तथा रेशम के काम करने वाले लोगों का भी वर्णन इसमें किया गया। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद रेफरेंस टू शेर शाह सूरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इस बार लिख के ले लीजिए कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, कथन और कारण वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि यूपीएससी ने भी इसकी संख्या बढ़ा दी है। और जो यूपी पीसीएस का आपका यूपी पीएससी का पीसीएस वाला जो सिविल्स वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इन क्वेश्चन की संख्या बढ़ चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सोच के चलिए, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर जाके आपको एग्ज़ाम में धक्का लगेगा, तो वो बात सही नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। अब इनके ऑप्शन देख लीजिए। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नाइदर वन नॉर टू। अटेम्प्ट कीजिए इसे, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, ओनली वन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउएवर हिज क्वालिटीज एज ए रूलर वर नॉट मोर रिमार्केबल देन हिज विक्ट्रीज ऑन द फील्ड बैटल। देखो शेरशाह सूरी ने युद्ध लड़े थे, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, अच्छे योद्धा थे, वो भी बात सही है, कुशल प्रशासक थे, वो भी सही है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध है। वास्तव में उनकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ही निहित था। अब शेरशाह सूरी ने ही आपके रुपए का सिक्का चलवाया सबसे पहले, जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई, सराय बनवाई यात्रियों के लिए उन्होंने। तो वो एक क्या थे कि कुशल प्रशासक भी थे, सुदृढ़ प्रशासक भी थे, सैन्य व्यवस्थापक भी थे,
ठीक है, आगे बढ़ता है। हु बिल्ड द मॉस्क, किला खुना, ठीक है, किला ए कुहना का निर्माण किसने करवाया था? अटेम्प्ट करेंगे इसे। हुमायूं ने करवाया था, शेरशाह ने करवाया था, अकबर ने करवाया था या शाहजहां ने करवाया था? तो इसका आंसर है शेरशाह। अब देखिए, एक ही एग्जाम में शेरशाह को सेंटर रख के 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब ये जो ऑप्शंस भी दे रहे हैं ना, देखिए पीवाईक्यू का एनालिसिस इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ये जो ऑप्शन दे रहे हैं आपको उनकी भी थॉरली स्टडी करनी पड़ती है कि उस पर्टिकुलर ने क्या क्या काम करवाए थे। जैसे अभी पहले बाबर का आ गया था, ठीक है, तो बाबर से हुमायूं रिलेटेड है, अकबर रिलेटेड है, और अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। शाहजहां ने बहुत सारा निर्माण कार्य करवाया था, वो पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? शेरशाह। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कुहना का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण करवाया, जो इनकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया। यही पूछ सकता है कि शेरशाह किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन हुए? यहाँ से हुमायूं के समकालीन थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ग्रेट एंटिटी इन द फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक? अब आर्ट एंड कल्चर वाला सवाल हो गया ये। म्यूज़िक किस में? आर्ट फॉर्म में आ जाती है, तो ये कवि, लेखक, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कि इनमें से कौन सा होगा? राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग या माल गुर्जरी? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है माल गुर्जरी। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राजा मानसिंह तोमर को तो सब जानते ही हैं, तानसेन तो थे ही संगीतज्ञ, सदारंग अदारंग महान विभूतियों का विशेष योगदान था, माल गुर्जरी एक गायन राग है, ठीक है, ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ये क्या है? राग का नाम है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज नॉट द इनिशियल मेंबर ऑफ नौजवान सभा? किसमें? नौजवान जो सभा थी 1926 में, इनमें से कौन सा पर्सन जो था उसका मेंबर, प्रारंभिक सदस्य नहीं था? इसे अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या है। अंबिका चक्रवर्ती। जो अंबिका चक्रवर्ती वो इसकी मेंबर, प्रारंभिक मेंबर नहीं। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने करी थी 1926 में। इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु आदि थे। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग मीजोलिथिक साइट्स जोग्राफिकल ऑर्डर इन फ्रॉम व्हाट? वेस्ट टू। तो निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थानों को भौतिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व, ईस्ट है ये, वेस्ट टू ईस्ट व्यवस्थित करें। तो पैसारा, लेखिया, वीरभानपुर, मदाहा यहाँ पे दी गए हैं आपके। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी। तो मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम क्या है? मदाहा, लेखिया, पैसारा, वीरभानपुर है। इनमें से मदाहा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, लेखिया आपका आएगा मिर्ज़ापुर, पैसारा आएगा बिहार, वीरभानपुर आएगा आपका पश्चिम बंगाल। अटेम्प्ट कीजिए इसे। आगे देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर है आपका सी। क्या होगा? श्रावस्ती, शंभवनाथ, ककंदी, सुविधानाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ और पबोसा पदम प्रभु से रिलेटेड है। या बौद्ध जैन। यूपीएससी का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है, स्टेट पीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से सवाल 1 से 2 सवाल तो आने ही आने होते हैं, तो इसे कंप्लीट करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। बादशाह और दीवान, तो अटेम्प्ट कीजिए इसे। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी आंसर इसका सही है। अकबर के जो दीवान थे वो मुजफ्फर खान थे, जहांगीर के गियास बेग, एतमादुद्दौला, शाहजहां के साउद्दौला खान
औरंगजेब के असद खान। इन 1809 राजा राम मोहन रॉय wrote his famous book गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज में राजा राम मोहन रॉय ने अपनी बुक जो है गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट लिखी थी? अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं। पर्शियन में लिखी थी। राजा राम मोहन रॉय ने 1809 में प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट ऑफ मोनोथीस एकेश्वरवादियों को उपहार फारसी भाषा में लिखी। इन्होंने 1815 में आत्मीय संस्था एवं 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया। पूछ लिया जाता है ब्रह्म सभा का गठन कब किया या किसने किया, या आत्मीय संस्था या सभा का जो गठन है वो किसने किया, कब किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, मॉन्यूमेंट है और बिल्डर कौन कौन होंगे। अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है, 20 का सही आंसर है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने किया? इब्राहिम शाह शर्की ने। छोटा सोना मस्जिद का निर्माण किया आपका वली मोहम्मद ने। कदम रसूल का निर्माण किया आपका नुसरत शाह ने। और अदीना मस्जिद पंडुआ का आपका निर्माण किया आपका सिकंदर शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, टाइम लाइन से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन है कि अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, बैटल ऑफ तुकारोई, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कर्रानी की विजय। ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से आप अपना राइट आंसर चूज कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है, डी है, 3142। तो मालवा पर मुगल का आक्रमण कब हुआ? 1561 में। और अकबर का विवाह अम्बेर की राजकुमारी से हुआ आपका 62 में। उड़ीसा पर ककरानी विजय कब हुई? 1567 में। और तुकारोई का जो आपका युद्ध हुआ था वो 1575 में हुआ था। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नेशनलिस्ट पोएट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो ये देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है आपका डी, शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, वे एक रोमांटिक कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आरती, लाजवंती, लूना और अलविदा। यहाँ पे हमने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखे। आगे ऐसे ही PYQ की सीरीज़ चलेगी। आप कहो तो हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीरीज़ चलाएं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगर पूरा पेपर ही एक वीडियो में एनालिसिस चाहिए, ऑल सब्जेक्ट मिक्स सन के हिसाब से पेपर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, अगली वीडियो उस हिसाब से आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।